So let's start with the newspaper discussion of 2nd of November 2021. The first news is about India's emission targets. Let's see. India will achieve net zero emissions by 2070. So PM Modi in COP26 that was recently held has said that India का target जो होगा net zero emissions का वो 2070 का होगा. Okay. Now, India was the only major emitter that had not committed to a timeline to achieve net zero. Net zero क्या होता है वो देखते हैं पहले. It is a year by which it would ensure its net carbon dioxide emissions would be zero. So जो CO2 emission होता है different factors के कारण वो atmosphere के अंदर जब रिलीज़ होता है तो हर एक कंट्री ने अपने खुद के टारगेट्स वगैरह बना रखे हैं कि कब तक हम इस एमिशन को ज़ीरो पे लाने की कोशिश करेंगे. नेट ज़ीरो का मतलब होता है कि जितना CO2 एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है उतना ही CO2 किसी तरीके से अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एज नेट ज़ीरो. सो इंडिया ने अपना टारगेट जो रखा है 2070 तक का रखा हुआ है. ओके, सो बाई 2030 इंडिया विल इंश्योर 50% ऑफ इस जो उसका एनर्जी है इट विल कम फ्रॉम रेन्यूएबल सोर्सेज. ये इंडिया ने खुद डिसाइड किया है कि बाई 2030 इंडिया अपना 50% रेन्यूएबल एनर्जी से निकालेगा, अपने सारी एनर्जी नीड्स को कंप्लीट करेगा. ओके, इसके अलावा इंडिया ऑल्सो कमिटेड टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस बाई 2030 बाई एटलीस्ट 1 बिलियन टन्स. 1 बिलियन टन कम करेगा अपने कार्बन एमिशन को बाई 2030. सो दिस इज अ प्री रिक्विजिट टू 2070 का हमारा जो टारगेट है कि हमें नेट जीरो एमिशन लाना है 2070 तक, यानी कि 2070 तक हमें 0% पे लेकर आना है एंड उससे पहले 2030 तक हमें एटलीस्ट 1 बिलियन टन्स CO2 को कम करना है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. इसके अलावा इट विल ऑल्सो रिड्यूस इट्स एमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट GDP की. पर GDP यूनिट की अगर हम बात करें तो हमारा एमिशन इंटेंसिटी कितना है उसको कम से कम हमें 45% तक लेकर आना है, उससे कम करना है हमें. 45% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा एमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट GDP. जितना हमारा GDP है उसको अगर हम टोटल एमिशन से डिवाइड करें तो जो हमारा रेशियो आना चाहिए वो 45% से ज़्यादा नहीं आना चाहिए. नेक्स्ट इज दैट इंडिया वुड ऑल्सो इंस्टॉल सिस्टम्स टू जनरेट 500 गीगावाट्स ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी बाई 2030. सो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस पॉइंट. सो अगर हम 2030 तक 500 गीगावाट्स का रेन्यूएबल एनर्जी से अगर हम जनरेट कर पाए इलेक्ट्रिसिटी को तो उससे क्या होगा, हमारा कार्बन एमिशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. तो हमारा ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा कि हम 1 बिलियन टन्स को कम कर पाएंगे. अब अगर हम इस पर्टिकुलर टारगेट को कंप्लीट कर पाए तो हमें हेल्प मिलेगी 2070 तक अपने नेट जीरो को अचीव करने के लिए. ठीक है. Next is that there had not been much as focus on climate adaptation as much on mitigation. देखिए हर जगह जो बात करते हैं हम क्लाइमेट मिटिगेशन की बात करते हैं. मिटिगेशन का मतलब क्या है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो गया तो हम कैसे बचेंगे, क्या करेंगे, हमें कैसे कैसे एग्रीकल्चर चेंजेस करने हैं, ऑल डिफरेंट चीज़ें जो हम करेंगे क्लाइमेट चेंज होने के बाद, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेट मिटिगेशन की कैसे हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं. बट पॉइंट इज PM मोदी ने कहा है रिसेंटली दैट वी नीड टू ऑल्सो वर्क ऑन क्लाइमेट अडेप्टेशन. क्लाइमेट अडेप्टेशन देखिए हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू IPCC का जो रिसेंट रिपोर्ट आया है कि एटलीस्ट 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है हमारे वर्ल्ड के लिए. इसको इससे नीचे हम नहीं कर सकते हैं. तो अगर हम नहीं कर सकते हैं तो साथ ही साथ हमें कम करने पर तो ध्यान देना ही है कि हम क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है. साथ ही साथ हम उसके साथ अडेप्ट करना भी हमें सीखना पड़ेगा कि अगर क्लाइमेट चेंज हो गया तो हमें कैसे कैसे हम अडेप्टेशन करके न्यू एग्रीकल्चर के न्यू क्रॉप्स ला सकते हैं, हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम क्लाइमेट मिटिगेशन को यूज़ कर सकें. राइट. सो हमें मिटिगेशन के साथ साथ में अडेप्टेशन पर भी ध्यान देना होगा, ऐसा PM मोदी ने भी रिसेंटली कहा है. ठीक है. इसके अलावा एक सजेशन दिया गया है दैट देयर शुड बी सस्टेनेबल मोड ऑफ लिविंग. देखिए बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं जो कि सस्टेनेबल मोड ऑफ लिविंग को यूज़ करती हैं, जो कि टेक्नोलॉजी पे कम डिपेंडेंट है, मतलब पॉल्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ पे कम डिपेंडेंट है. सो हमें टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना है बट बहुत ही सस्टेनेबली यूज़ करना है. इस तरह यूज़ करना है कि हम आज की नीड्स भी कंप्लीट हो जाए प्लस हमारे फ्यूचर के लिए भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो. राइट. सो जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी जो उसको यूज़ कर रही है उसको हमें स्कूल करिकुलम्स का पार्ट बनाना चाहिए ताकि जो आज की यंग जनरेशन है वो उन चीज़ को सीखे और सीखने के बाद अपने नेक्स्ट जनरेशन में, यानी कि नेक्स्ट जब भी उन्हें मौका मिले तो वो उसे न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ साथ वो सस्टेनेबिलिटी को भी साथ ही साथ प्रमोट करें. इसके अलावा हमारे जो इंडिया के एफर्ट्स हैं जो हमने डिफरेंट तरीके से क्लाइमेट को अडेप्ट करने की कोशिश की है, जैसे कि जल जीवन मिशन, जो वाटर स्कार्सिटी का जो इशू आ रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, जो वाटर स्कार्सिटी का इशू आएगा उसको सही करने के लिए पहला स्टेप हो सकता है जल जीवन मिशन, जिसमें हमने हर एक घर पे एटलीस्ट टैप्ड हाउस वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने की बात की है हमने. इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन है जहाँ पर हम क्लीननेस के लिए काम कर रहे हैं, जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, हर एक पॉल्यूशन को कम करेगा जिससे हमारा एनवायरमेंट साफ हो सकता है. राइट. ये सब इन सब चीज़ों को हमें ग्लोबल लेवल पे पॉपुलराइज करने की जरूरत है ताकि सिर्फ इंडिया ही नहीं बाकी कंट्रीज भी इसको यूज़ करें और ग्लोबल लेवल पे एक कंसर्टेड एफर्ट बन सके जहाँ पर हम हेल्प कर सकें एक दूसरे की. ओके. इसके अलावा द नेक्स्ट न्यूज इज वनियार कोटा. लेट्स सी तमिलनाडु में क्या हुआ. तमिलनाडु में देयर इज अ कम्युनिटी कॉल्ड एज वनियार्स.
नाउ मद्रास के हाई कोर्ट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि उन्हें 10.5% का जो इंटरनल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है बाई तमिलनाडु गवर्नमेंट वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, सो इस कम्युनिटी का फुल नेम है वर्नाकुलर क्षत्रियस, ये उनका पूरा नाम है। नाउ देखिए तमिलनाडु में ऑलरेडी एक मोस्ट बैकवर्ड क्लास करके एक ऑलरेडी कम्युनिटी है। इस मोस्ट बैकवर्ड क्लास को ऑलरेडी 20% रिजर्वेशन मिला हुआ है इन एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब नाउ द पॉइंट इज कि इस पर्टिकुलर 20% के अंदर भी, इस 20% के अंदर भी 10.5% सिर्फ एक कम्युनिटी को, वन्यार कम्युनिटी को देने की बात की जा रही थी और रिसेंटली दे भी दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट ने रिसेंटली इंटरवीन किया है और उन्होंने बोला है कि अगर 20% में से 10.5% यानी कि मोर देन 50% अगर हम एक ही कम्युनिटी को दे देंगे तो बाकी जितनी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए सही नहीं होगा, उनके लिए इक्वालिटी वाली बात नहीं रहेगी, राइट। दे विल नॉट गेट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एंड दे विल नॉट गेट द इक्वालिटी। सो बोला गया है कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके अलावा हाई कोर्ट हैज़ ऑल्सो सेड दैट द स्टेट हैज़ नॉट कलेक्टेड एनी मटीरियल to prove that the Vanyar caste was unable to compete with other extreme marginalized communities। देखिए हमारे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऐसा कोई डेटा भी प्रोवाइड नहीं किया है जिससे कि ये बताया जा सके कि वन्यार कम्युनिटी इतनी कम है कि वो प्रॉपरली compete भी नहीं कर पा रही है। अगर ऐसा होता तो उसके लिए एक स्पेशल प्रावधान बनाया जा सकता था, ऐसा लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर ऐसा कोई डेटा भी तमिलनाडु ने अभी तक सबमिट नहीं किया है कोर्ट के अंदर। इसके अलावा when most backward classes were enjoying 20% reservation, one single caste cannot get 10.5% alone। Now as I said total 25% already total 25% दिया गया है, ठीक है, सॉरी टोटल 20% दिया गया है, उसमें से अगर 10.5% अगर हम एक ही कम्युनिटी को दे देंगे तो that would not be justifiable for other communities, right। Now next point is there is no data available with the government, जैसा हमने बात किया अभी, to invoke the provision in constitution to provide internal reservation। So as I said constitution के अंदर there is a provision that there can be a provision of internal reservation for some communities if they are not getting proper representation, but the point is there should be proper data to support that statement, right। Now what was done that 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 11 अगस्त 2018 को, जिसमें द पावर ऑफ असेंबली, पहले जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली थी उनके पास पावर था टू इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, बट इस पावर को दे दिया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दे दिया गया था कि अब से किसी भी इंक्लूड करना हो या एक्सक्लूड करना हो किसी भी बैकवर्ड क्लासेस को तो वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कर सकती है। ये 2018 में किया गया था बाई 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बट 2021 में क्या हुआ, देखिए 19 अगस्त 2021, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, मैं बताता हूँ अभी। बिकॉज 105 जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है उसमें फिर से पावर को रीस्टोर कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए पावर को फिर से रीस्टोर कर दिया जाता है और बोला जाता है कि अगेन पार्लियामेंट से पावर लेकर के दिस पावर वॉज अगेन गिवन टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दैट द पावर ऑफ स्टेट्स को रिस्टोर कर दिया गया टू आइडेंटिफाई प्लस नोटिफाई द बैकवर्ड क्लासेस। वो खुद नोटिफाई कर सकती थी कौन सी क्लास बैकवर्ड क्लासेस हैं और कौन नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज दिस एक्ट वॉज पास्ड ऑन 26 फरवरी 2021। नो सी हियर, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखिए 11 अगस्त को 2018 से लेकर के 19 अगस्त 2021 तब तक के लिए देखिए क्या है, पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, राइट। द पावर इज विद पार्लियामेंट, बट इन्होंने बनाया है 26 फरवरी को। सो दिस 26 फरवरी जो है दिस इज बिटवीन दिस पर्टिकुलर डेट। सो एक्चुअली जिस टाइम तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट निकाला है उस टाइम उनके पास ये पावर ही नहीं थी इस चीज़ को निकालने की, उस टाइम पावर ये पार्लियामेंट के पास थी। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट को भी, मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ को भी यूज़ करके मद्रास हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके, now the next particular topic that we have to discuss is about basic countries। so let's see basic countries के बारे में क्या है। now basic क्या है, this is acronym जिसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। these are developing economies जो खुद को डेवलपिंग कहते हैं। ठीक है, which are significant polluters। now अभी हमें पता है कि ऑलरेडी COP26 चल रहा है, तो हमारे ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन, ज़्यादातर जो न्यूज़ आएगी वो सब के सब कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही होंगे। सो ये चारों कंट्रीज ऑल दो सिग्निफिकेंट पॉल्यूटर्स हैं, बट ये खुद कहती हैं, ऐसा बोला जाता है कि दे हैव लो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड दैट हैज़ बीन पम्प्ड इन द एटमॉस्फेयर सिंस 1850s। इनकी ये बोलते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज 1850s के आसपास जब टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम देवर सम इकोनॉमीज, USA, UK, इन्होंने काफ़ी प्रमोशन किया था, इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की थी, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट किया था अपनी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। बट उस टाइम ये चारों ही कंट्रीज काफ़ी डोमिनेंट स्टेज में थी, उस टाइम ये लोग काफ़ी ऊपर नहीं उठ पा रहे थे, राइट। सो कैसे हम जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, एक जो डेवलप्ड कंट्री है, उनको डेवलपिंग कंट्री के साथ हम कैसे मतलब इक्वेट कर ले, अगर दोनों का डेवलपमेंट, पहली बात तो डेवलपमेंट के जो लेवल है उसमें बहुत डिफरेंस है। इसके अलावा जितना डेवलपमेंट ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज कर चुकी हैं उतना करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज तो अभी कोशिश ही कर रही हैं, राइट। तो कैसे दोनों साथ में मिलकर एक लेवल का डेवलपमेंट कट्स
ले सकती हैं, बिकॉज अगर हमें इन्वायरमेंट को अगर बचाना है यहाँ पर, तो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डेवलपमेंट के प्रोसेस को सस्टेनेबल बनाएं ताकि हम इन्वायरमेंट को बचा सकें। बट यहाँ पर डेवलपिंग इकोनॉमीज का ये कहना है कि अगर हम अभी अपने सस्टेनेबिलिटी के लिए जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा पहली बात तो, प्लस ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है, तो शॉर्ट टर्म में हमारी डेवलपमेंट बिल्कुल रुक जाएगी, राइट। सो दिस इज द मेन थिंग। सो यही ये जो चारों कंट्रीज हैं, ये चारों कहती है कि ऑल दो हम सिग्निफिकेंट पॉल्यूटर्स तो हैं, लेकिन जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जा चुका है, CO2 जा चुका है, उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम है, उसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इसके अलावा दे ऑल्सो हैव वेरी लो पर कैपिटा एमिशंस बिकॉज ऑफ देयर सिग्निफिकेंट पॉल्यूशन। अब देखिए, किसी पर्टिकुलर इकोनॉमिक कंट्री ने अगर 100 यूनिट्स पॉल्यूशन किया हुआ है, अगर उसको हम टोटल उसके पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो उसका पर कैपिटा एमिशन निकल आता है, ठीक है, पर कैपिटा एमिशन निकलता है। अब देखिए, पॉपुलेशन जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसका पर कैपिटा एमिशन उतना कम होगा, पॉपुलेशन जितनी कम होगी उसका पर कैपिटा एमिशन उतना ज़्यादा होगा। सो इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना, चारों की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, उसके कारण चारों का ही लो पर कैपिटा एमिशन जो है बहुत ही कम आता है। मतलब अगर पर कैपिटा पर पर्सन का अगर हम ले कि कौन कितना एमिशन करता है, तो वो हमारी कंट्रीज़ का बहुत कम है। इसके अलावा अब देखते हैं बेसिक कंट्रीज न्यूज़ में क्यों है। बेसिक कंट्रीज न्यूज़ में इसलिए हैं बिकॉज इन्होंने अभी रिसेंटली COP26 में एक डिमांड रखी है। क्या डिमांड रखी है? डिमांड ये रखी है कि जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो रूल बुक की बात की गई थी, उस रूल बुक को रिसेंटली, मतलब जल्दी से जल्दी उसको खत्म करना जरूरी है, मतलब जल्दी से उसको बनाना जरूरी है। क्या है, देखते हैं रूल बुक। देखिए, जब पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जब आया था, तो इट लेड आउट द फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल एक्शन। बोला कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्शन लेने की जरूरत है, और उसको कंप्लीट करने के लिए देयर वाज अ रूल बुक जिसके बारे में बात की गई थी, दैट विल सेट द अग्रीमेंट इन मोशन बाय लेइंग आउट टूल्स एंड प्रोसेस टू इनेबल द इंप्लीमेंटेशन फेयरली एंड प्रॉपर्ली। बोल रहा है कि हम एक ऐसा रूल बुक बनाएंगे, जिससे एक ऐसा रूल बुक होगा जिसको हम प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं, ताकि हम हर एक कंट्री का प्रॉपर डिसाइड कर सके कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, किसको कितने एमिशंस करने हैं, किसको एमिशंस नहीं करने हैं। तो इसके लिए रूल बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बेसिक कंट्रीज हैं अभी सब डिमांड कर रही है कि जल्दी जल्दी इस रूल बुक को कंप्लीट किया जाए, ताकि हम जो डेवलपिंग इकॉनमीज हैं वो डेवलप्ड इकॉनमी से प्रॉपर पैसा ले सकें, ठीक है, उनसे टेक्नोलॉजीज ले सकें, ताकि वो भी क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए काम कर सकें। इसके अलावा इट वॉज डिसाइडेड दैट कंट्रीज विल डेवलप एंड फाइनलाइज द पेरिस रूल बुक एट COP24 इन पोलैंड इन 2018। देखिए, बोला ये 2015 में ये बोला गया था कि 2018 में जो कॉप होने वाला है, दैट वाज COP24, जो कि पोलैंड में होने वाला था, वहीं पर इस रूल बुक को कंप्लीट करना था। बट एज यू कैन सी COP26 हो गया है अभी रिसेंटली, अभी भी हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें रूल बुक कंप्लीट करना है। सो इसका मतलब है कि रूल बुक अभी तक बिल्कुल भी इनिशियल स्टेज पे भी नहीं है। नाउ इट इज अ डिमांड ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए, ये डेवलपिंग कंट्रीज का डिमांड है दैट फुल इफेक्ट मस्ट बी गिवन टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ CBDRRC। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ क्या है CBDRRC? इट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझिए। देखिए, कॉमन कॉमन हमारे सबका गोल कॉमन है। क्या गोल है? दैट एनवायरमेंट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करना है, राइट, दिस इज द कॉमन गोल। बट इसके अलावा दे हैव डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ द पॉइंट इज कि ऑल्दो हमारा गोल कॉमन है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम नहीं हो सकती हैं, ऐसा डेवलपिंग इकॉनमी से कहना है, राइट। ये डेवलपिंग इकॉनमीज की डिमांड है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या है हमारी डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग, गोल भले ही कॉमन हो बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हैं। जो डेवलप्ड इकॉनमीज है, जो ऑलरेडी काफ़ी डेवलपमेंट कर चुकी हैं, जो जिनके कारण अभी तक एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन आ चुका है, इनको अब अपने डेवलपमेंट की स्पीड को थोड़ा स्लो करना होगा और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना होगा, और डेवलपिंग इकॉनमीज को कुछ टाइम दिया जाएगा ताकि वो इस चीज़ को प्रॉपरली मैनेज कर सके, राइट। दिस इज कॉमन गोल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब गोल हमारे कॉमन है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है, मतलब अलग अलग तरीके से हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे। एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, और जिसकी जैसी कैपेबिलिटी है उसको उसके हिसाब से काम करने दिया जाएगा। जो डेवलप्ड इकॉनमीज हैं उनके पास ऑलरेडी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी के लिए जा सकते हैं, बट जो डेवलपिंग इकॉनमीज हैं उनको अभी इस चीज़ पे काम करना ज़्यादा जरूरी है। एंड एट वेरी डिफरेंट नेशनल सर्कमस्टांसेस ऑफ पार्टीज। जितने भी पार्टीज जितने मेंबर्स हैं इसके कॉप के, जितने मेंबर्स हैं, उन सबको अलग अलग स्पीड पे इसको करना ज़्यादा जरूरी है। सबके सब एक साथ एक स्पीड पे नहीं कर सकते इस चीज़ को, ओके। ना यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैप दिखेगा, जहाँ पर देखिए हम बेसिक कंट्रीज की बात कर रहे हैं, राइट। दीज आर बेसिक कंट्रीज, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना। लेट्स सी देम ऑन मैप। नाउ यहाँ देखिए, फर्स्ट कंट्री इज दिस वन। देखिए, दिस इज ब्राजील, ठीक है। साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का लोअर पोर्शन देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन दैट इज कवर्ड बाय ब्राजील, सो दिस इज ब्राजील। इसके अलावा दिस इज साउथ अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका का बिल्कुल लोअर पार्ट देखिए, साउथ मोस्ट पार्ट, एंड दिस इज साउथ अफ्रीका। इसके अलावा दिस इज इंडिया, and finally we have China. So these are the four countries. This is Brazil, this is South Africa, this is India, and this is China. These are the four countries which form basic group. Now next news about Covaxin.
सो रिसेंटली हुआ क्या है, रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने कोवैक्सीन को रिकग्निशन प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। इट विल इनेबल द ट्रैवलर्स फुल्ली वैक्सीनेटेड विद दिस वैक्सीन टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। अब ऐसा कोई भी इंडियन जिसने कोवैक्सीन ले रखा है 2 डोज, 2 डोज कंप्लीट किए हुए हैं, वो इजीली अब ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर सकता है। लेकिन अभी अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने इसका रिकग्निशन प्रोवाइड नहीं किया था, उसी कारण जिसने 2 डोज भी लिए हुए हैं उसको भी ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना अलाउड नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली इसको अलाउ कर दिया गया है। नाउ ऑस्ट्रेलिया हैज बिकम द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी टू ग्रांट रिकग्निशन टू बोथ कोवैक्सीन और कोविशील्ड। हमें पता है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों वैक्सीन थे, कोविड वैक्सीन थे जो कि इंडिया के अंदर आए थे और इंडिया के अंदर जो काफ़ी प्रमोट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों को यूज़ किया गया है जो वैक्सीनेट करने के लिए, राइट। तो अब बोला गया है रिसेंटली कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को ही अलाउ करने वाला फर्स्ट मेजर इकोनॉमी बन गया है ऑस्ट्रेलिया। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि रिकॉग्निशन इज फॉर ट्रैवलर्स एज 12 एंड ओवर। हमें जैसा पता है कि चिल्ड्रंस के लिए अभी भी वैक्सीन नहीं बनी है, तो 12 प्लस के जितने बच्चे हैं उन सब के लिए बोला गया है कि जो भी कोविशील्ड ले रहा है, कोवैक्सीन ले रहा है, उसको अलाउ कर दिया गया। कोविशील्ड को इन्होंने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है, कोवैक्सीन को भी अभी रिसेंटली इन्होंने अलाउ कर दिया। नाउ इसको हम मैप पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द वर्ल्ड मैप। नाउ दिस इज अफ्रीका, दिस इज एशिया, दिस इज इंडिया, राइट। नाउ दिस इज साउथ ईस्ट एशिया एंड हियर वी हैव ऑस्ट्रेलिया, राइट। बिल्कुल देखिए साउथ के पोर्शन में, ईस्ट के पोर्शन में, ठीक है, ओके, साउथ ईस्ट में है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ओके, नाउ ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। नाउ दिस इज ऑस्ट्रेलिया एज यू कैन सी, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर सदर्न ओशियन है, यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर अगर आप साइड में देखेंगे दिस इज कॉल्ड अ कोरल सी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ कोरल सी एंड यहीं पे वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर मिलते हैं। सो दिस फॉर्म्स ग्रेट बैरियर रीफ एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ध्यान रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, लेट्स गो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गंगा रिवर डॉल्फिन। चलो इसके बारे में बात करते हैं। सो रिसेंटली क्या हुआ है, न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उसने रिसेंटली एक गाइड बुक निकाली है फॉर सेफ रेस्क्यू एंड रिलीज ऑफ स्ट्रैंडेड गंगा रिवर डॉल्फिन्स। तो देखिए सबसे पहला इसमें कंफ्यूज कर सकता है, कोई भी आपसे पूछेगा कि किस मिनिस्ट्री ने निकाली है, तो देखिए नाम से ऐसा, देखिए डॉल्फिन्स के बारे में है तो नॉर्मली ऐसा लग रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट निकालेगा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वाइल्ड लाइफ निकालेगा, बट नहीं, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति निकाल रहा है इस चीज़ को। एक ऐसा गाइड बुक निकाला है कि कोई भी ऐसा गंगा रिवर डॉल्फिन जो है, गंगा रिवर डॉल्फिन जो कहीं पर स्ट्रैंडेड है, मतलब किसी ऐसी जगह चला जाता है जो उसके नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, तो वहाँ से उसको कैसे बचाना है उसके लिए गाइड बुक निकाली है उन्होंने। नाउ दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय हुम, फर्स्ट इज टर्टल सर्वाइवल अलायंस। अगेन कंफ्यूज करने के लिए देखिए कोई भी दे सकता है आपको, बट ध्यान रखिएगा इसको बनाने में टर्टल सर्वाइवल अलायंस वालों ने का जो ग्रुप है, एनजीओ है, उसने इस चीज़ पे काफ़ी काम किया है। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट का एक बॉडी है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट जो है यूपी गवर्नमेंट का, इन दोनों ने साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर गाइड बुक को बनाया है, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ द, ये हमें पता है कि इट इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, राइट। इसके अलावा आईयूसीएन स्टेटस का इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको शेड्यूल 1 के अंदर रखा गया है एंड साइट्स के अंदर इसको अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है। इसकी ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें टोटल अराउंड 4000 के आसपास में है, जो कि ज़्यादातर सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाई जाती है। ओके, नाउ दे ऑफन एक्सीडेंटली एंटर इनटू द कैनाल्स, जो नाले वगैरह होते हैं उसके अंदर घुस जाते हैं, मतलब चले जाते हैं एक्सीडेंटली इन नॉर्थ इंडिया एंड देर अनेबल टू स्विम अप अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ठीक है, पानी के बहाव के अगेंस्ट नहीं जा पाते हैं, उसके कारण वो उसके अंदर फंसे रह जाते हैं। नो, इसके अलावा दे आर ऑल्सो वल्नरेबल टू हार्म बाई पीपल, लोग भी जैसे उनको देखते हैं तो उसके कारण भी लोगों से भी खतरा हो सकता है इनको, राइट। नाउ दिस गाइड बुक जो है, जो बनाया गया है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, जो रिलीज किया गया है, इट इज ऑल्सो इंडोर्स बाय, इसको और कौन इंडोर्स कर रहा है, आयुषिन का जो कीटैशियन स्पेशलिस्ट ग्रुप है उसने भी इसको रिसेंटली इंडोर्स किया है कि ये मतलब अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा स्टेप है इन गंगा रिवर डॉल्फिन्स को बचाने के लिए। इसके अलावा क्या क्या इसके अंदर बताया गया है कि हाउ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कैसे अगर क्राउड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डॉल्फिन कैप्चर कैसे कर सकते हैं फ्रॉम कैनाल्स, जो नाले वगैरह में चले गए हैं उनको वहाँ से कैप्चर कैसे कर सकते हैं एंड कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे ट्रांसफर करना है एंड कैसे उन्हें रिलीज करना है, ये सब का सब इस गाइड बुक में बताया गया है। इसके अलावा दे आर फाउंड थ्रू आउट गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना, देखिए गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना, और दूसरा है कर्णफूली एंड संघू रिवर सिस्टम, ये जो नेपाल इंडिया बांग्लादेश तीनों का सिस्टम है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, ये इस 2 मेन वाटर सिस्टम में पाया जाता है। पहले का नाम देखिए गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना, और दूसरा या कर्णफूली एंड संघू रिवर सिस्टम, जो कि नेपाल इंडिया बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है। नाउ इसके अलावा दे आर ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ हेल्दी इक्वेटिक सिस्टम, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर ऑफ हेल्दी इक्वेटिक सिस्टम। सो गंगा रिवर डॉल्फिन जो होते हैं दे आर इंडिकेटर ऑफ हेल्दी एक्वेटिक इकोसिस्टम, जहाँ पर भी ये डॉल्फिन्स होते हैं, ठीक है, दे आर कंसिडर टू बी कि काफ़ी साफ पानी है लोग, ठीक है।
और उसका पानी का प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा जितने भी रेस्क्यू डॉल्फिन्स हैं जो कि नाले वगैरह से हटाए जा रहे हैं, डिफरेंट जगहों से हटाए जाएंगे, तो उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ने से पहले उनको कहाँ पे छोड़ा जा रहा है? घाघरा रिवर के अंदर, ठीक है। सो ये एक छोटा सा स्टेटमेंट आया घाघरा रिवर। नाउ अब हम देखते हैं कि जिस वाटर चैनल के बारे में बात की गई है, देखिए पहला है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना एंड दूसरा कर्णफुली संघू रिवर सिस्टम, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक गंगा की वो है, ट्रिब्यूटरीज हैं। ये देखिए ये गंगा आ रही है ऐसे, एंड दिस हियर इट गोज, दिस इज गंगा, ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, एंड दिस कम्स एंड दिस हियर यू कैन सी दिस कम्स मेघना, दीज थ्री कंबाइन, सो दिस इज अ वाटर सिस्टम दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मेघना। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में गंगा रिवर डॉल्फिन्स मिलती हैं पहली तो, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए इसी के नीचे वाले स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे, ओके लेट मी जूम दिस फॉर यू, ओके नाउ अगर आप इसी के नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए कर्णफुली एंड संघू दिखेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। नाउ ये देखिए दिस पर्टिकुलर रिवर दैट यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। नाउ दिस कम्स, नाउ दिस इज कॉल्ड एज कर्णफुली एंड संघू रिवर सिस्टम। सो फर्स्ट इज दिस, okay, so first is this Ganga Brahmaputra and Meghna water system, and second is कर्णपली संघू वाटर सिस्टम। तो दीज आर द टू वाटर सिस्टम जहाँ पर गंगा रिवर डॉल्फिन्स पाए जाते हैं। सो आपको इसका हैबिटेट याद होना चाहिए। अगर आपको पता रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज क्वेश्चन से डायरेक्टली आ सकते हैं। इसके अलावा हमें पता है, हमें जैसे अभी हमने बात की कि जो स्ट्रैंडेड डॉल्फिन्स हैं जिनको पकड़ा जा रहा है, रेस्क्यू जा रहा है, उनको भी घाघरा रिवर के अंदर छोड़ रहे हैं। तो घाघरा रिवर के देख लेते हैं। सी दिस इज द गंगा रिवर, जो मेन गंगा रिवर है, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। सी वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी जो ऊपर राइट साइड से जो लेफ्ट साइड से जो आ रही हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ से आ रही है, दैट इज घाघरा। सो घाघरा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ गंगा, ठीक है, ध्यान रखना। लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है। सो ये घाघरा आप देख सकते हैं इसको, ओके। ये बिहार का मैंने रिवर सिस्टम लिया हुआ है। ओके नाउ नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट रोम डिक्लेरेशन दैट वाज डन इन G20। हमें पता है रिसेंटली G20 की मीटिंग हुई है, कहाँ पर हुई है? इटली, रोम में, राइट। रोम में मीटिंग हुई है। तो हमें पता है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, कोई पर्टिकुलर मीटिंग जब खत्म होती है तो उसके बाद जो उनका फाइनल अग्रीमेंट होता है उसको उसी पर्टिकुलर शहर के नाम पर उसका अग्रीमेंट का डिक्लेरेशन का साइन नाम दिया जाता है। अब देखिए रिसेंटली G20 के अंदर रोम डिक्लेरेशन किया गया है। अभी आपको बस इतना पता होना चाहिए कि रोम डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है। नाउ दिस इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज रिलेटेड टू ऑन इश्यूज ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस। बहुत सारी ग्लोबल इंपॉर्टेंस के बारे में बात की गई है, जैसे कि फाइटिंग कोविड-19 पैंडेमिक्स। ऐसी कोई पैंडेमिक आएगी तो उससे फाइट करने के लिए। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रा हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड फर्दरिंग इनोवेशन के ऊपर काम करना है हमें, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, देखिए इट कंसिस्ट ऑफ 16 म्यूचुअली अग्रीड प्रिंसिपल्स। टोटल उन्होंने 16 अग्रीड प्रिंसिपल्स के बारे में बात की। आपको याद नहीं होना चाहिए, कुछ पता करने की जरूरत नहीं है कि कौन से प्रिंसिपल्स थे। यू जस्ट शुड नो दैट देर आर 16 in total. Now they aim to guide joint action for, now this is important, that for preventing future health crisis, ठीक है। सो रोम डिक्लेरेशन इज अबाउट व्हाट? इट इज अबाउट प्रिवेंटिंग फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस एंड टू बिल्ड अ सेफर, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, ओके। नाउ एज वी नो कि रिसेंटली इटली रोम में हुआ है, तो उसका लोकेशन हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इट ऑन द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप पे अगर हम देखें ध्यान से तो ये अफ्रीका है, दिस इज यूरोप का ईस्टर्न पार्ट। तो यूरोप के अगर वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे अगर हम ध्यान से, ओके, नाउ एज यू कैन सी दिस हियर इज इटली, ठीक है, ऐसा आप देख रहे हैं। इसको अगर हम जूम करें तो आपको यहाँ पर इटली दिखेगा। नाउ चेक दिस आउट। इटली के पास में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मेडिटेरियन सी है, दिस इज मेडिटेरियन सी, राइट। सो दिस इज मेडिटेरियन सी। यहाँ पर छोटा सा टायरेनियन सी है, ऊपर एड्रियाटिक सी है। सो आप देख रहे हैं इटली, दिस इज इटली। इटली के बीचों बीच यहाँ पर रोम है, जहाँ पर अभी रिसेंटली G20 की मीटिंग हुई है। इसके नेबर्स देखिए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, ये सब है, ठीक है। क्रोएशिया डज नॉट टच इस डायरेक्टली, बस ध्यान रखिएगा। सो स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया एंड इसके अलावा स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस डायरेक्टली टच करते हैं इसको, इटली रोम को, ओके। Okay, let's go on. Now, next topic is about Tigray forces that is in Ethiopia. So first of all, this is very statement की very important statement कि Tigray forces है कहाँ पर? So they are in Ethiopia. बस आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, डायरेक्टली MCQ में पूछा जा सकता है। Now, इथियोपिया के PM है, as you can see him, he is Abiy Ahmed. अब he has called on citizens to redouble their efforts to combat the rival Tigray forces. So Tigray forces हमने जैसा अभी देखा इथियोपिया के अंदर है। देखते हैं इनका थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। देखिए इनका पूरा नाम है, इस पर्टिकुलर टिग्रे का पूरा नाम है टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, TPLF, ओके। देखिए ये एक मिलिशिया टर्न पार्टी है। पहले मिलिटेंट्स थे, ठीक है, मतलब उन्होंने हथियार उठाए थे। उसके बाद दे कन्वर्टेड इनटू पॉलिटिकल पार्टी विच वाज पार्ट ऑफ द कोलिशन दैट
ब्रॉट एंड एंड टू द मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन 1991। से देखिए 1991 से पहले इथोपिया के अंदर क्या था, मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। तो क्या हुआ, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स ने साथ में आकर उस डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट हथियार उठाए और उसको टॉपल कर दिया। जब टॉपर किया तो उसमें से एक ग्रुप ये भी था, TPLF, ठीक है, ये भी था। तो बाद में इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली, बाकी सब डिफरेंट ग्रुप्स के साथ मिलकर कोलिशन बना लिया। इसके एक लीडर हुआ करते थे मिलिस जिनावी। ही टुक ओवर एज द इंटरिम प्रेसिडेंट इन 1991, और उसको टॉपल करने के बाद 1991 में उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट बना लिया, और बाद में 1995 में वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन भी करवाया प्रॉपर्ली, और फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गया वहाँ के, ठीक है। एंड ही रिमेन्ड इन पावर टिल 2012। सो एज यू कैन सी 1995 से लेकर के 2012 तक वो पावर में रहते हैं। सो फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर अराउंड 17 ईयर्स। सो ही वॉज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम। ओके, इसके अलावा TPLF की बात करें, इट हैड प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन द कंट्रीज रूलिंग कोलिशन। सो जैसा हमने बात की, ये अकेला कभी रूल नहीं करता है, इट रूल्स इन कोलिशन। तो उसमें लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, TPLF ही है, द इथोपियन पीपल्स रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फॉर्म। ये उस कोलिशन का नेम है, देखिए EPRDFO, इथोपियन पीपल्स रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट उसका नाम है, जिसमें एक ये कोलिशन ग्रुप है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी कौन सी है, टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। सो 1991 से लेकर के 2012 तक ये रूल कर रहे थे, ये पर्टिकुलर पार्टी रूल कर रही थी। ओके, अब इथोपिया की बात करें, इथोपिया को अगर हम डिवाइड करें, सो टिग्रे पीपल जो है, दे मेकअप अराउंड 6% ऑफ द पॉपुलेशन, वाइल द ओरोमोस दे हैव 34% शेयर एंड अम्हाराज है 27% शेयर। तो अब देख सकते हैं टिग्रेस का पॉपुलेशन परसेंटेज बहुत ही कम है, ओनली 6% है। इसके बदले में ओरोमोस का 30% से ज़्यादा है एंड अम्हाराज का अराउंड 25% से ज़्यादा है, राइट। नाउ ओवर द ईयर्स द गवर्नमेंट लेड बाय EPRDF was accused of being increasingly authoritarian and there was frequent mass protest in the regions। तो obviously बात है, अगर ये 12 साल से उसमें थे तो और धीरे धीरे उन्होंने अपने अगर अथॉरिटेरियनिज्म स्टार्ट कर दिया उन्होंने करना, तो क्या हुआ, उसके अगेंस्ट मास प्रोटेस्ट वगैरह स्टार्ट हो गए इथोपिया के अंदर पे। ओके, नाउ 2018 में क्या हुआ, ADR इसी पर्टिकुलर पार्टी ने, ये जो पार्टी है यहाँ पर इथोपियन पीपल्स रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, उन्होंने अपना एक न्यू लीडर चूज किया जिसका नाम था अबिय अहमद, ठीक है, जो अभी प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के। ये पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ करते थे। इनको चूज किया गया टू लीड द गवर्नमेंट अमिड ग्रोइंग प्रोटेस्ट एंड अ पॉलिटिकल डेडलॉक। ऑलमोस्ट पॉलिटिकल डेडलॉक आ गया था, कोई भी पर्टिकुलर समझौता नहीं हो पा रहा था किसी पार्टी के बीच में, तो इन्होंने डिसाइड किया कि एक ऐसे न्यूट्रल पर्सन को बनाया जाए जो कि सही से अभी के टाइम में सही से संभाल पाए इस पर्टिकुलर हमारी कंट्री को। सो अभी ने क्या स्टैंड लिया, ही टुक द स्टैंड। अभी ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट ओरोमो लीडर। देखो, जैसा हम अभी हम बात करके हटे हैं, इससे पहले जो मिलिस जवानी थे वो थे, और वो टिग्रिस थे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर पहली बार कोई ओरोमो लीडर बनता है, यहाँ का जो प्रेसिडेंट बनता है, PM बनता है, एंड ही क्लेम दैट हिज एक्शंस आर नॉट ड्रिवन बाय एथनिक कैलकुलेशंस। वो एथनिसिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि वो एथनिसिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, बट रादर एम्ड एट एड्रेसिंग द हिस्टोरिकल पावर इम्बैलेंस इन द कंट्री एंड मेकिंग पीस विद द नेबर्स। देखिए, अगर हम आगे जाकर देखेंगे तो आप देखेंगे दिस इज इथोपिया। इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। यहाँ देखिए, इनकी सोमालिया, कीनिया, युगांडा, साउथ सूडान एंड सूडान, और यहाँ पे एरिट्रिया। तो इनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स इनके एरिट्रिया के साथ थे, ठीक है। अभी हम इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि मैं एथनिक इम्बैलेंस, एथनिसिटी के ऊपर कोई काम नहीं करूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे नेबर्स हैं, जो ये 5 कंट्रीज हमारे नेबर्स हैं, उनके साथ जो रिलेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उनके बारे में काम करने की कोशिश करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। ओके, ना अबिय अहमद को देखिए, अब इन्होंने काफ़ी काम भी किया, और एरिट्रिया के साथ जो भी इनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे, उन्होंने उसको ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। उसके कारण इस चीज़ को करने के लिए काफ़ी ब्लडशेड खत्म हुआ, ब्लडशेड बंद हो गया, जो काफ़ी दिनों से चल रहा था एरिट्रिया और इथोपिया के बीच में। और इसके लिए, इसके रिकग्निशन के लिए 2019 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था अबिय अहमद को, ठीक है। अब देखिए, मैप में अगर हम देखें ध्यान से, तो दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर सबसे बाहर सोमालिया आता है, ठीक है। देन कम्स इथोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूटी। दीज आर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज। याद करने का तरीका क्या है, SEED, सीड आपको याद रखना है हमेशा। सोमालिया, इथोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूटी, ठीक है, डिजिबूटी बोलते हैं इसको। ओके, दीज आर द 4 कंट्रीज, आपको ऐसे ध्यान रखना है इसको, एक छोटा सा निमोनिक्स है। अगर हम इथोपिया के अंदर हम आके देखें, तो दिस इज इथोपिया एज यू कैन सी, ठीक है। अब इथोपिया देखिए अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब छोटे छोटे इसके एथनिसिटी देखिए, इसकी एथनिसिटी कितनी ज़्यादा डिवाइडेड है। जो आप टॉप मोस्ट नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट देख पा रहे हैं, ये है टिग्रेस। इन्होंने ही अभी प्रॉपर प्रॉब्लम्स मतलब क्रिएट जो हुए हैं, टिग्रेस ने ही स्टार्ट किया है वो चीज़ को। इसके अलावा देखिए अम्हाराज है, यहाँ पर अफार है, ठीक है। इसके अलावा एडिस अबाबाज हैं, ओरोमियाज हैं, सोमालीज हैं, ठीक है, ये सब है। तो इन सबके साथ ये डिफरेंट डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, और अभी रिसेंटली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। सो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। बोला गया है कि अभी रिसेंटली उन्होंने सिटीजन्स को बोला है टू रीडबल देयर एफर्ट्स टू कॉम्बैट द राइवल टिग्रे फोर्सेस। सो रिसेंटली हुआ क्या है, अभी अहमद जब से पावर में आए हैं, तो उन्होंने क्या किया है, जितने भी टिग्रे के ऑफिसर्स थे, जो कि करप्ट ऑफिसर्स थे, उन सबको उन्होंने निकालना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट के अंदर से, ठीक है। उन्होंने बाहर निकाल दिया उसको। जब बाहर निकाल दिया है, तो उसके कारण टिग्रेज ने क्या किया है, अभी अहमद पे
और इथोपिया पे एज अ होल उन्होंने डिफरेंट अटैक्स वगैरह लॉन्च कर दिए हैं, छोटे छोटे प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, वो कहीं अटैक्स वगैरह कर रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अभी अहमद ने क्या किया है, बोला है सिटीजन से हेल्प मांगी है कि वो साथ में मिलकर टिग्रेस के साथ फाइट करें। ठीक है, टिग्रेस फाइट करें। तो यही न्यूज़ है यहाँ का, तो यही उन्होंने अभी रिसेंटली बोला है कि इसको फाइट करना ज़्यादा ज़रूरी है अभी। ठीक है, ये हमारा था यहाँ का आज का टिग्रेस का, हमने देख लिया, अपने नॉर्थ मोस्ट पार्ट में है। ठीक है, एंड दिस इज पर्टिकुलर इथोपिया एंड दिस इज सीड आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल। ओके, थैंक यू।